दोस्तों नमस्कार। इस समय सियासत गर्म है, देश से लेकर दुनिया तक। बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, यूपी में और मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए हैं, हरियाणा में भी बाई इलेक्शन हुए हैं और अमेरिका के चुनाव चल रहे हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं। पूरी दुनिया का माहौल गर्म है। आज हमारे साथ इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं विमर्श का सार्थक माध्यम संवाद मैगजीन के एडिटर इन चीफ प्रशांत कौशिक जी। प्रशांत जी नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी की मैगजीन का दूसरा अंक भी आया है, ये खास बात है और ये एक मैगजीन इन्होंने लॉन्च की थी, विमर्श का सार्थक माध्यम संवाद। तो इस मैगजीन के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे और बहुत ही शानदार मैगजीन है। मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें और कई ऐसे मौजूद सवाल इसमें उठाए गए हैं, उन पर संवाद किया गया है जो बहुत ही प्रासंगिक हैं आज के समय में। तो प्रशांत जी, बिहार में इस समय चुनाव चल रहे हैं जी। और आखिरी दौर का प्रचार खत्म हो गया है। 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। जी। बहुत कुछ तस्वीर अब तक साफ हो चुकी होगी, आप लगातार लिखते भी रहे हैं। जी। क्या लगता है आपको कि कौन कौन से बड़े इश्यूज हैं जो वहाँ बिहार के इलेक्शन में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि बिहार का चुनाव इस समय अपनी चरम पर आ गया है और जिस तरह 2 फेज़ के वहाँ पे चुनाव हुए हैं, मतदान हुआ है, तो इस बार जो सबसे प्रमुख बात वहाँ पर निकल के आई है कि जो जातियों के आधार पर चुनाव वहाँ पे हमेशा रहता रहा और जातिगत समीकरण के आधार पर ही वहाँ पे चुनावी राजनीति होती रही। लेकिन इस बार प्रमुख रूप से ये देखा जा रहा है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, आम जनता से जो सरोकार रखते हैं, जैसे उनका रोज़गार का है, भोजन का है, नौकरी का है, तो इस तरह के जो मुद्दे इस बार मुख्य धारा में आए हैं, उससे चुनाव ये काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहा है। और इसलिए इस बार आपको क्या लगता है, बहुत कांटे की टक्कर हुई है? हाँ, इस बार बड़े कांटे की टक्कर है कि दोनों ही पक्ष, जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष, अपने अपने मुद्दों को मुख्य धारा में लाने में कामयाब रहा है। और मुख्य रूप से जो विपक्ष के जो माना जा रहा था कि बहुत पिछड़ा हुआ चुनाव से पहले, मतदान से पहले, लेकिन मतदान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उससे ये निश्चित है कि विपक्ष आमने सामने की लड़ाई में आ चुका है। यानी आमने सामने की टक्कर है और बहुत ज़बरदस्त फाइट है, नेक टू नेक फाइट इसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल, नेक टू नेक। और आम जनता के मुद्दे हमने देखा, चाहे रोज़गार का सवाल हो, चाहे पलायन का सवाल हो, चाहे डेवलपमेंट का सवाल हो, वो सियासत के फोकस में कहीं ना कहीं पूरे इलेक्शन के बीच में आए हैं। और चाहे तेजस्वी हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे नीतीश हों, सबको डेवलपमेंट पर बात करनी पड़ी है लगातार। हाँ, ये इस चुनाव का बहुत अहम पहलू है कि जो चुनाव से पहले, मतदान से पहले माना जा रहा था कि मोदी जी के या नीतीश जी के कार्यकाल पे, कार्य पर आधारित चुनाव रहेगा, लेकिन तेजस्वी को हमें यहाँ नंबर देने पड़ेंगे क्योंकि तेजस्वी ने जिस तरह से एक आम आदमी के मुद्दों को चुनावी बिसात पर मुख्य धारा में लेके आए हैं, वो बड़ा अहम रोल इस चुनाव में अदा कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि पलायन का जो विषय है, पलायन का विषय इस चुनाव में प्रमुख रूप से उभरा है। और जो लोग वहाँ से लॉकडाउन के दौरान पलायन करके बिहार में पहुँचे, उनकी क्या उस समय स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, ये चर्चा बिहार में बहुत गंभीर स्तर पर इस समय हो रही है। साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा और जिस तरह से छात्र, युवा इस चुनाव में रुचि ले रहे हैं, जो अपना वो भागीदारी दिखा रहे हैं इस चुनाव में, तो उससे ये साबित हो रहा है कि युवाओं में अपने भविष्य को लेकर बहुत बड़ी चिंता है, बहुत गंभीर चिंतन है। इसी वजह से युवाओं की भागीदारी जो चुनाव में बढ़ी है, उससे बिहार का चुनाव बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हो रहा है और उसका कुछ ना कुछ लोगों संकेत अपने हिसाब से लगाने भी लगे हैं। बिहार की जनता ने जातीय गणित के आधार पर वोट किया है या उसके मुद्दे कुछ और रहे हैं, ये तो 10 तारीख को आने वाले नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। उसके बाद और गंभीर एनालिसिस हो सकेगा। हम लगातार इस इशू पर और इससे जुड़े तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे। यूपी में भी 2022 में इलेक्शन है और यूपी गवर्नमेंट में हाल में ही कुछ वैकेंसीज़ निकाली हैं, तो बिहार की जो हवा है वो पूरे देश की तरफ कहीं ना कहीं बहनी शुरू हो गई है। वो मुद्दे पूरे देश में, सारे प्रदेशों में कहीं ना कहीं सरकारें उन पर फोकस कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये बिहार चुनाव का ऑपरेटिव पार्ट है और एक सकारात्मक पहलू है। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका में सियासत बहुत गर्म है। ट्रंप साहब कोर्ट तक चले गए जी। और ऐसा लगा कि मानो वो अगर हारते हैं तो हारने के बाद भी शायद कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप, एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो पूरी दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है डेमोक्रेसी के लेवल में, वो आज 2 हिस्सों में बटा दिखाई दे रहा है। बहुत तेज़ ध्रुवीकरण वहाँ पर है। इसको कैसे देखते हैं प्रशांत जी? हाँ, ये बड़े आश्चर्य की बात है
कि जो डेमोक्रेट के नाम पे मतलब सबसे बड़ा एक देश माना जाता है, बड़ा पुराना लोकतंत्र है वहाँ पर जो वर्तमान सत्ता है, वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, वो मतगणना पूरी होने से पहले सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे दरवाज़ा खटखटा दिया उन्होंने। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं तो जो मतदान का गणित है, जो मतदान हो रहा है, उसको हमें बहुत अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट जाकर पहले से ही अपनी हताशा और हार का परिचय कहीं ना कहीं दिया है, और ये अच्छे लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो वहाँ पे जो मुख्य मुकाबला है दो मुख्य पार्टियों के बीच में, बाइडेन और ट्रंप के है, वो बहुत कड़ी जंग है। और उससे ये अमेरिका हो चाहे बिहार, अगर दोनों की हम बात करें आज के समय में, तो दोनों का जो चुनावी पैटर्न है बड़ा लगभग सेम सा एक उसमें निकल के आ रहा है, क्योंकि लोगों की जो मुद्दे हैं वो मुख्य धारे में आ रहे हैं। इसलिए दोनों चुनाव, अमेरिका या बिहार, दोनों नेक टू नेक वाले हैं। नेक टू नेक वाला इलेक्शन है अमेरिका का भी। और अमेरिका की सियासत और अमेरिका के चुनाव के नतीजे पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि एक तरफ रूस में पुतिन ने अपने को लंबे समय के लिए राष्ट्रपति डिक्लेयर कर लिया है, शी जिनपिंग चाइना में ये कर ही चुके हैं, ट्रंप भी शायद इसी कोशिश में रहे कि वो लंबे समय तक बने रहें। हालांकि अमेरिका में एक आदमी 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, तीसरी बार नहीं लड़ सकता, ये उनके डेमोक्रेसी में ये प्रावधान है। तो लेकिन जिस तरह से ये बात उभर के सामने आई कि शायद ट्रंप अगर हारते हैं तो हार के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तो ये विचित्र ढंग की बात है और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है इस तरह की बातें। तो उनको भी जनता में भरोसा रखना चाहिए निश्चित तौर पर। तो हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया की सियासत को जब बदलेगा तो भारत पर भी कुछ ना कुछ इसका असर पड़ेगा। तो किस तौर पर देखते हैं आप ट्रंप की हार और जीत दोनों के मायने? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से भारत की जो भूमिका इसमें विश्व पटल पे है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाएं घट रही हैं उसका सीधा असर भारत पे पड़ता है, क्योंकि भारत की भूमिका एक बड़ी हो चुकी है वर्ल्ड के हमारे अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कैंपेन किया था ट्रंप के लिए, हाउडी मोदी। और इस तरह की इन्फॉर्मेशंस हैं कि जो वो इलाके हैं जिनमें इंडियन वोटर्स हैं या जो कैंडिडेट इंडियंस थे जो ट्रंप के लिए फ़ाइट कर रहे थे, वो बहुत सफलता हासिल नहीं कर सके हैं। तो क्या ये माना जाए इसको कि जो मोदी का जो जादू है, जो एनआरआईज़ में मोदी जी का जादू है, क्या वो कहीं प्रभावित हो रहा है? हाँ, नहीं, भारतीय की जो वहाँ पर संख्या है भारतीय लोगों की, वो बड़ी भूमिका निभाती है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी जी का सहारा लेने की कोशिश की वहाँ के चुनाव में, और साथ में उनका जो प्रतिद्वंदी दल थे जो बाइडेन, उन्होंने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय मूल कमला हैरिस को इसीलिए चुना क्योंकि भारतीय मूल के लोगों की जो संख्या है और वहाँ अर्थव्यवस्था में जो उनका योगदान है वो बड़ा योगदान माना जाता है। इसी वजह से कमला हैरिस को जो बाइडेन अपने साथ लाए, और उन्हीं को देखते हुए ट्रंप ने भी भारतीय मूल की निकी को अपने साथ कंपनी में जोड़ा। लेकिन ये चुनाव वास्तव में अमेरिका के उस मूल्यों को दर्शा रहा है कि जो वहाँ के लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो लॉकडाउन में वहाँ पे परेशानी पैदा हुई लोगों में कोरोना वायरस को लेकर। जिस तरह से एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पुलिस ने हत्या की एक अश्वेत की, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा, मुझे लगता है बहुत बड़ा उससे एक डिवीजन जो है वो बहुत गहरा हो गया अमेरिका में। बिल्कुल। और वो आज हम देख भी रहे हैं कि चुनाव नतीजे करीब हैं, चल रही है काउंटिंग, फाइनल होने की तरफ हैं, लेकिन वो डिवीज़न जो जनता के बीच में है वो गहरा गया है और बहुत गहरा गया है। और कमला हैरिस का यहाँ पे एक रोल और बढ़ जाता है, क्योंकि कमला हैरिस ने हमेशा रंग भेद के ऊपर वहाँ पे अमेरिका में बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है, और उनको रंग भेद के नाम पर आवाज़ उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए कमला हैरिस को एक बहुत बड़ा समर्थन जन समुदाय का मिलता रहा है जो बाइडेन के पक्ष में जाता है। साथ ही हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ट्रंप के कई सारे बयान इस तरह के रहे हैं जो अमेरिका के लोगों को लिए भी वो उन्हें भी पसंद नहीं आए हैं। तो इसलिए ट्रंप आज मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं चुनावी गणित में, और इसी वजह से वो उन्होंने पहली घोषणा कर दी है न्यायालय में जाने के लिए। तो कोरोना भी कहीं ना कहीं कोई फैक्टर रहा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं कोरोना से लोगों की। कोरोना का निश्चित रूप से बहुत बड़ा फैक्टर है अमेरिकन समुदाय के अंदर, क्योंकि जिस तरह को राष्ट्रपति पद पर रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को बड़ा हल्का तौर पर प्रदर्शित किया वहाँ पे, उसी का परिणाम हो कि अमेरिकन समुदाय को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत बड़े स्तर पर वहाँ बीमारी का संक्रमण फैला और बहुत लोगों के हताहत हुए, उनकी मृत्यु हुई। और आज भी डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना संक्रमण को लेकर जो स्थिति है वो आज भी उसको गंभीरता मानने को तैयार नहीं है, और ये अमेरिकन इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि एक राष्ट्रपति हमारे कोरोना इतना बड़ा जो विश्वव्यापी महामारी है उसको लेकर इतना हल्के स्तर पर इसका लेते हैं, उससे बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए बन चुका है वो भी। मैगजीन
काफ़ी सुंदर इस बार की डिज़ाइन किया आपने, और महिलाओं के प्रति जो बढ़ रही है हिंसा समाज में, उसको इन्होंने कवर स्टोरी के तौर पर लिया है इस बार। और पेपर बहुत अच्छा है। और इस अंक में अयोध्या के कायाकल्प पर इन्होंने स्टोरी ली है, जो सांस्कृतिक धरोहर है अयोध्या की, उसके ऊपर एक आर्टिकल है। और बेटियों की सुरक्षा के ऊपर है। और आवरण प्रश्न पर जो स्टोरी ली है इन्होंने महिलाओं के प्रति अपराध वाली, तो उसको भी अच्छे से अंदर लिया है। और कृषि बिलों पर सरकार और किसानों के बीच में जो टकराव बढ़ा है उस पर स्टोरी है। कृषि क्षेत्र में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, इन बिलों का सकारात्मक पहलू क्या है, ये राज्यसभा सांसद ठाकुर विजयपाल तोमर अपने एक आर्टिकल में बता रहे हैं इस मैगजीन में, कि कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर रही है मोदी सरकार। और कई आलेख इस पर हैं। इसमें बिहार के किसानों के बारे में एक आलेख है वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण कुमार जी का, और महिला सुरक्षा के ऊपर पूरा आपने पूरी गहन चर्चा इसमें की है। जातियों के चक्रव्यूह में कैसे बिहार की राजनीति उलझी थी शुरुआत में, ये आपने इस मैगजीन में लिया है। हालांकि बाद में बहुत समीकरण जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगले अंक में मुझे लगता है जब आप बिहार के बारे में लेंगे तो कुछ और नई चीज़ें सामने आएंगी हमारे। और आत्मनिर्भर भारत के बारे में, चीन की कठपुतली कैसे बन रहा है नेपाल, इसके बारे में स्टोरी ली है। तो कुल मिलाकर बहुत ही सोशो पॉलिटिकल मैगजीन है और बहुत ही शानदार कागज़ आपने इस्तेमाल किया है इसमें। कुल कितने पृष्ठ हैं इसके प्रशांत जी? इसमें टोटल है 64 पेज हैं। 64 पेजेस की मैगजीन है ये, और इसकी कीमत आपने रखी है वही 50 रुपये। तो आप इसको सारे बुक स्टॉल से मेरठ शहर के ले सकते हैं। प्रशांत जी का फेसबुक पेज है, वहाँ आप प्रशांत जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों। प्रशांत कौशिक के नाम से फेसबुक पेज है, पत्रिका का भी फेसबुक पेज है, पत्रिका का भी एक फेसबुक पेज है जिसका टाइटल है विमर्श का सार्थक माध्यम संवाद। ट्विटर हैंडल भी है इसी नाम से, इंस्टाग्राम पर भी है इसी नाम से। तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये अवेलेबल है मैगजीन। आप प्रशांत जी को कांटेक्ट करके वहाँ से मैगजीन अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरठ शहर में रहते हैं या मेरठ शहर के आसपास हैं तो यहाँ के वैशाली डिपो के आसपास के जो बुक स्टॉल्स हैं, प्रोमिनेंट बुक स्टॉल्स, उन पर आपको मिल जाएगी। गढ़ रोड के बुक स्टॉल के पास भी आपको ये मिल जाएगी मैगजीन। शहर के प्रमुख बुक स्टॉल्स पर आपको अवेलेबल होगी। तो धन्यवाद प्रशांत जी, आपने देश के समसामयिक और दुनिया के समसामयिक मुद्दों पर एक राय रखी और एक समझ बनाने में हमारी मदद की है। हम ऐसे ही कुछ और चर्चाएँ भविष्य में करते रहेंगे, कुछ और गहन मुद्दों पर बात करते रहेंगे लगातार। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।